Hello dear boys and girls, good morning, how are you? पिछले वीडियो आपने सब देखी हैं हमारी क्लासेस जो पिछले लेक्चर हुए हैं उसमें हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अभी इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया उसमें टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का उस पर बात की। आज हम टेंस पे बात करेंगे कि टेंस क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। आज अगर हम टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और सभी छात्रों से आग्रह है कि वो सब पूरा पढ़ेंगे, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भूलेंगे नहीं और याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं टेंस की बात करता हूँ कि आखिर टेंस क्या है। जब हम टेंस की बात करते हैं और मैंने जो पढ़ा है और कई एक बुक्स को भी पढ़ा है जो उसमें देखा है टीचर्स के द्वारा भी अब तक सामान्य रूप से जो हमें सिखाया गया, वो एक ही बात सीखी सबने कि जिन वाक्यों के अंत में जहाँ क्रिया होती है उस क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं, उन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो जो कह रहे हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल बात है और बहुत सही भी है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। टेंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं टेंस का मतलब समय अर्थात काल, समय या टाइम, इंग्लिश में टाइम कहेंगे। टेंस का मतलब समय या टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि यही बात पर्याप्त नहीं है। टेंस केवल समय ही नहीं बताता, और भी बहुत सारी चीजें बताता है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे राम इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। जहां इस सेंटेंस को देखते हैं तो समय बता रहा है, बाद में टाइम बता रहा है, ये प्रेजेंट है, वर्तमान समय की बात है, तो पता लग रहा है कि प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बता रहा है। राम क्या है ये भी बता रहा है, अ डॉक्टर। ये क्या है? ये स्टेट है राम की। अर्थात अगर हम ये कहें ये जो टेंस है ये स्टेट भी डिनोट करता है, तो क्या गलत है? ये भी सही है। हम कहें ही इज अ टीचर, ही क्या है, उसकी स्टेट क्या है, इसके लिए भी टेंस डिनोट करता है। टेंस हमें बताता है टाइम के साथ उसकी जो स्टेट है वो भी बताता है। एक और एग्जांपल देते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें टाइम तो बता ही रहा है, इज रीडिंग, इज ये क्या पता लग रहा है? कंटिन्यूअस है, काम जारी है, समय बता रहा है, लेकिन उसकी स्टेट क्या है, जो एक्शन है उसकी स्टेट क्या है, वो जारी है, यही बता रहा है। साथ ही साथ में एक्शन क्या कर रहा है वो भी बताता है। यहां पर क्या काम कर रहा है? रीडिंग अ बुक, बुक को पढ़ने का एक्शन है, उसका एक्शन कंटिन्यू है। अर्थात हमने यहां पर पढ़ा स्टेट बताता है और साथ ही साथ ये एक्शन भी डिनोट करता है। हम कह सकते हैं कि जो टेंस है ये टाइम के साथ साथ स्टेट और एक्शन ये दोनों चीजें भी डिनोट करता है। टाइम तो है ही, टाइम तो बताता ही है, लेकिन साथ ही साथ जब हम टेंस पढ़ते हैं और अगर करेक्ट सही रूप से अगर हम देखते हैं सेंटेंस को, तो हमें स्टेट बताता है, स्टेट को डिनोट करता है, साथ ही साथ एक्शन भी डिनोट करता है। हम कह सकते हैं कि टेंस दैट डिनोट्स स्टेट एंड एक्शन आल्सो, ये हमें स्टेट और एक्शन इन दोनों चीजों को भी डिनोट करता है। ये टेंस है। अब हम करते हैं टेंस क्या है, ये चीज हमने पढ़ी समझी कि टेंस का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं
जो टेंस हैं सामान्य रूप से 3 टेंस हम सब ने पढ़े हैं और सही है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन इन तीनों में जो तीनों के जो फर्स्ट एक्शन है, पहला जो टेंस पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। फिर हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस जिसमें कार्य जारी है। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट हैं। परफेक्ट का मतलब जिनमें कार्य की पूर्णता दिखाई जाती है। फिर हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो चारों टेंस, ये जो तीनों के 4 पार्ट बन गए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें काम परफेक्ट भी है, कुछ पूरा भी हुआ और कुछ कंटिन्यू भी है, तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से अगर हम तीनों टेंस को एक टेंस के 4 पार्ट करते हैं और 3 के 4 पार्ट अगर होते हैं तो ये 12 टेंस होते हैं। सबसे पहला टेंस है और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसको हम यहाँ सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? वह टेंस हमने जो पढ़ा है अब तक, एक बात सीखी है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये बात सही भी है। जिनके अंत में ता है, ती है, ते है ये आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। केवल अंत में ही नहीं बल्कि ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग अंत में बताते हैं क्रिया के साथ, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आती है। जैसे वह स्कूल जाता है, मैं प्रतिदिन खाना खाता हूँ, सही है, लेकिन केवल यही सही नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जहाँ ता है, ती है, ते है शब्द नहीं आते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे चाय पसंद है, अब इसमें ता है, ती है, ते है शब्द नहीं आ रहे, लेकिन टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई लाइक टी। कैसे पहचाना? क्योंकि टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो शब्द पढ़े हमने अब तक, ता है या ती है और ते है, इसके साथ साथ एक चीज और है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। 2-3 चीजें और है। सबसे पहला काम है हैबिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हैबिट, जो हैबिट बताता है, या हम कहें हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स करता है। मैं खाना खाता हूं, मेरी हैबिट है। मैं कपड़े पहनता हूं, मेरी हैबिट है। जो कुछ भी हमारी हैबिट है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स हैबिचुअल एक्शंस। फिर सेकंड चीज और क्या है? हैबिचुअल एक्शन के अलावा सेकंड चीज आती है रूटीन वर्क। सेकंड रूटीन वर्क, कोई दिनचर्या। मैं प्रातः काल उठता हूं, मैं 5 बजे चाय पीता हूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। कैसी भी दिनचर्या है, चाहे वो रेगुलर या इरेगुलर। हम सप्ताह में संडे को खेलते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन खेलते हैं, ये भी दिनचर्या है। जो भी दिनचर्या है, जो रूटीन वर्क है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो भी चीज़ रूटीन में है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारी बात तीसरी एक और रहेगी और वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सदा सत्य, बेबात, जिनमें सदा सत्य की बात कही जाती है, जो त्रिकाल सत्य है, तीनों कालों में सत्य होता है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, हमेशा निकलता था, अब भी निकल रहा है। अगर हम कहें सूर्य पश्चिम में निकल रहा है, गलत है।
सूर्य पश्चिम में निकलता है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। न पहले कभी होता था। हम कहें कि पिछले वर्ष सूर्य पश्चिम में निकला, गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ये त्रिकाल सत्य है, ऐसा कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ। या हम कहें 2 तो 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई कहावत है ऐसी प्रेजेंट में, जैसे मेहनती जीवन में सफल होता है, या मेहनत जीवन में सफलता लाती है। ऐसे जो कुछ भी सेंटेंस हैं जहां यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई ऐसी कहावत है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इन सब का भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। 2 तो 4 होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 एप्पल ले लें, एक और 2 ले लें, और चारों को अगर हम मिलाएंगे 2 तो 4 हो जाएंगे, 5 नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि एक आध और पहले से रखा हो तो 5 हो जाए। तो ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ, रूटीन वर्क और हैबिचुअल एक्शन। समझ में आया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स हैबिचुअल एक्शन, रूटीन वर्क एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हर एक टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब और यूज होती है। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं जिनमें कार्य का होना पाया जाता है, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, HV इज नॉट यूज्ड। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये इज नॉट यूज्ड, ये प्रयोग नहीं की जाती अफर्मेटिव सेंटेंस में। केवल मैन वर्ब जो है वही यूज होती है। शेष जितने भी सेंटेंसेस हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं या इंटरोगेटिव हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अफर्मेटिव में भी कुछ हो सकता है, जैसे हम कहें स्टूडेंट डू प्ले, खेलते तो हैं, किसी चीज पर जोर देते हैं, तब फिर यूज भी कर लेते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़े हैं। लेकिन यहाँ जनरली जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। लेकिन शेष जो है अफर्मेटिव के अलावा जो हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये जो 2 सेंटेंस हैं, इन दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज, इसका यूज होता है। डू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं ये जो डन है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, केवल थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसी के साथ यूज होगी। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर केवल एक ही होता है, आई, उसके साथ नहीं यूज होती। सेकंड पर्सन में यूज नहीं करते, जो सिंगुलर है दाऊ उसका। लेकिन थर्ड पर्सन के जितने भी सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर हैं उनके साथ ये डज का यूज होता है, और किसी के साथ डज का यूज नहीं होता। से सबके साथ डू का यूज होता है, ठीक है ना। केवल डज का यूज कहां करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, ये 3 शब्द और किसी का नाम, मोहित, रोहित, सोहित, राधा, मीरा, गीता, ये सारे नेम हैं, ये भी सब थर्ड पर्सन में है। इन सबके साथ हमें यूज जो करनी है वर्ब वो डज का यूज करेंगे हम, ध्यान रखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? वे वाक्य जिनमें कार्य का होना पाया जाता है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिनमें कार्य होता है, ठीक है ना, वो सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, इनमें क्या करना है? इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। जब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर है, सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे जो हमारी मेन वर्ब होगी, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का, ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन करते क्या है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट के साथ अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो फिर ये वर्ब प्लस एस या ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस लगा कर लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वैसे ध्यान रखेंगे। और सिंगुलर भी कौन सा? केवल फर्स्ट पर्सन, सॉरी केवल सिंगुलर थर्ड पर्सन का, उसी के साथ यूज होता है। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है उसके साथ केवल एस या ईएस का यूज होगा, आई के साथ नहीं करते। ऐसे ईएस कहाँ लगाते हैं ये और चलिए बताते हैं। इन पर अभी बहुत सारी बातें होती हैं जिनका कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में ओ आता है, ठीक है ना। जैसे हमारा वर्ब है गो, और गो से ओ से पहले जी आया है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। द वर्ब एंड्स विद ओ एंड बिफोर ओ दे कंटेन्स एनी कॉन्सोनेंट, वी यूज ईएस, वी एड ईएस। हम केवल ईएस का जोड़ते हैं वहां पर, केवल ईएस। अगर हम इसमें फिर हम ईएस लगाएंगे, इसका गोज हो जाएगा, से गोज। ऐसे डू, वर्ब है डू, इसमें डस, ठीक है ना। कहां पर? अंत जिन क्रियाओं का, वर्ब का जिनका अंत ओ के साथ होता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट से या ओ से ही है, कुछ भी सही, ओ अगर अंत में आता है तो फिर हम यस लगाएंगे। एक और बात, कुछ वर्ब्स होती है जिनके अंत में बाई आता है। यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट का फिनोमिना जो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाई की बात, जैसे ट्राई, वर्ब है ट्राई और इसके अंत में क्या आ रहा है? बाई, और बाई से पहले आ क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पर बाई को आई में चेंज करेंगे, फिर यस जोड़ेंगे। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर ट्राइज, यहाँ पर ट्राइज। ऐसे ही जितने भी वर्ब हैं, जैसे शब्द है क्राई, फ्लाई, ये सारे वर्ड है। क्राई, एक और वर्ड है फ्लाई। पहले हम क्या करेंगे? बाई को आई में चेंज करेंगे और फिर यस जोड़ेंगे। ऐसे ही फ्लाई, बाई को पहले आई में चेंज करेंगे, फिर यस जोड़ेंगे, फ्लाइज, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। हम जो वर्ब होती हैं जिनके अंत में बाई आता है और उस बाई से पहले अगर कोई व्यंजन है तो फिर हम बाई को आई में चेंज करते हैं, फिर यस जोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वहां पर व्यंजन नहीं है तो फिर हम आई यस नहीं जोड़ेंगे और ना आई में चेंज करेंगे। जैसे वर्ब है से, एक वर्ब है से, अब इसको से ही करेंगे हम। ऐसे ही प्ले, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है? ये क्या है? वॉवेल, तो हम यहाँ पर प्लेस, केवल एस को हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये वर्ड हम जोड़ेंगे। कुछ वर्ब होती हैं जिनके अंत में एस एस या एस एच आता है। कई एक वर्ब हैं ऐसी जिनके अंत में एस या एस एच, कौन से वर्ड बोले? एस
या फिर SH, जैसे का मिस एस आ रहा है, ठीक है ना, तो हम ES जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा मिसेस। किस वर्ड है, ठीक है ना, उसमें भी ऐसे पुश PUSH, इसका में भी ES जोड़ेंगे, बात समझ में आ रही होगी। अब इतनी बात तो कॉमन है ही है कि जिन वर्ड में ES जोड़नी है वो कौन से हैं। अब शेष जो बच गए उन सब में S लगाना है, ठीक है ना। ES कौन सी क्रियाओं में जोड़नी है ये बात यहां पर स्पष्ट हो। अब जो बच गए उनमें S लगानी है। अब हम बात करते हैं फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, ये कैसे बनाएंगे। हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी अगर सिंगुलर है हमारा तो वर्ब में S या ES लगाकर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमने इससे पहले जो लेक्चर है उसमें बताया आपको, सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किससे पता करेंगे, वर्ब से। वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड, एक्शन, क्लास में है, जाता है, कौन जाता है, मैं, ये सब्जेक्ट है। पहला वाला वीडियो जरूर देखना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों पहचानते कैसे हैं ये हमने उसमें बताया है। तो यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट। अब फिर वर्ब दो, ऐसे ही नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। आई गो टू स्कूल, टू प्रेपोजिशन है, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। खुद ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस का। कर्ता क्रिया केवल बोलना। आई प्ले, आई स्लीप, आई रीड, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई टेंशन नहीं, केवल वर्ब बोलनी, क्रिया बोलनी, वर्ब बोलनी, क्रिया बोलनी। ध्यान रख, केवल एक छोटा सा ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो फिर ES लगा के बोलना है, बस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। मैं एक और उदाहरण देता हूं। राम दूध पीता है, राम दूध पीता है। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, राम ड्रिंक्स। अब ये जो सब्जेक्ट है राम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पर S लगा करके राम ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है ना। ट्रांसलेशन बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है सब में, ये तो पहचान ही रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं। राधा एक मधुर गीत गाती है, राधा एक मधुर गीत गाती है, मधुर गीत गाती है। कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, राधा सिंग्स, S लगा करके, अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है ना। अब ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, इजी हो गया, समझ में आ गया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। अब जब हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये समझना। टेंस क्या होते हैं पहले हमने ये समझा, फिर हमने क्या समझा कि टेंस में जो S या ES कहाँ लगाते हैं, ES कहाँ लगाएंगे। फिर हमने समझा कि डू और डज का यूज कैसे करेंगे इस टेंस में। फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे। अब हम आगे को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब वे वाक्य जिनमें कार्य का होना नहीं पाया जाता, जिनमें न या नहीं शब्द आते हैं, जिनमें न या नहीं शब्द आते हैं, वे सारे वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में डू और फिर डज। ये जो डज वर्ब है ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, ये हमने पहले पढ़ा है, और सिर्फ सबके साथ डू आता है।
फिर इसके बाद हम नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है और उनमें से फर्स्ट फॉर्म जो है वो लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वह अपने अध्यापक की बात नहीं मानता है। वह अपने अध्यापक की बात नहीं मानता है। अब जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसके अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता करना है। और सब्जेक्ट कौन बताएगा, वर्ब बताएगी। नहीं मानता है, ये वर्ब है मानना। इससे हम पूछेंगे कौन नहीं मानता है, उत्तर क्या मिल रहा है हमें, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया और वह सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का। तो इसके साथ हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ही डज, और फिर नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात मानना, नहीं की इंग्लिश हमने पहले लिख ली नॉट, अब हमें बात मानना की इंग्लिश माननी है ओबे, OBE बाई ओबे। और फिर अपने अध्यापक की अंग्रेजी हिज टीचर। ये क्या है, सजीव कर्म है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसकी बात नहीं मानता, अपने अध्यापक, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो और अंत में फुल स्टॉप लगाना। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। जब हम तुम स्कूल नहीं जाते हो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। अब फिर वर्ब डू, और फिर नॉट। यू डू नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, जाना। यू डू नॉट गो और स्कूल, टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल, और बाद में फुल स्टॉप। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। एक और उदाहरण देते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। हम किताब नहीं पढ़ते हैं। हम किताब नहीं पढ़ते हैं। अच्छा वाइस समझेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम। इसकी इंग्लिश लिख ली, पहले सब्जेक्ट छांट के लिख दिया। फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वी के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल वी। इसके साथ वर्ब लिखेंगे डू, और फिर नहीं की इंग्लिश, डू नॉट। फिर डू नॉट। अब हमें क्या करना है, वी डू नॉट, और इसके साथ में अब हमें लिखना है वर्ब, पढ़ते हैं। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। वी डू नॉट रीड, और फिर ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं, किताब, तब वो। एक ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है ना। एक और बात, एक और एग्जांपल देते हैं। राम अपना पाठ याद नहीं करता है। राम अपना पाठ याद नहीं करता है। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, और फिर वर्ब लिख दिए डज और नॉट। राम डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना, लर्न, डज नॉट लर्न, और फिर अपना पाठ, हिज लेसन। राम डज नॉट लर्न हिज लेसन, फुल स्टॉप।
समझ में आ रहा है ना? ये हमारे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इस टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनाएंगे, उनको जरूर ध्यान से देखेंगे। अक्सर जो गलतियां होती हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में खूब होती हैं विद्यार्थियों की, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस को जरूर पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस अब, और पूरे सारे एग्जाम्पल देखेंगे, अंत तक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये क्या होते हैं? जिनमें प्रश्न पूछा जाए, किसी का होना, किसी के समय के बारे में, स्थान के विषय में, जिनमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक वे सेंटेंस इसको WH क्वेश्चंस कहते हैं, और एक वो सेंटेंसेस जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये जो हेल्पिंग, जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, ठीक है ना, सभी के लिए नहीं है, लेकिन क्या शब्द आता है उनको, और फिर उन जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, ऐसे वाक्य, ठीक है ना। और दूसरे वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उनमें प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वे वाक्य जिनमें क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य हैं, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। और क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश? ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनमें क्या वर्ड पहले आ रहा है या जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, इन सबको बनाने का एक सिस्टम है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में भी क्या, ये डू या डज, इस टेंस में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले लिखेंगे डू या डज, और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो हम यहाँ पर पहले सब्जेक्ट राम जो है उसको लिख लेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में अगर इन वाक्यों में नॉट आया है तो यहाँ नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द भी अगर आ जाता है तो, अन्यथा यहाँ पर हम सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद से जो चीजें हैं वो लिखेंगे। और अगर नहीं शब्द भी आया है तो फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट और वर्ब के बाद लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नहीं शब्द भी अगर आया है इन वाक्यों में तो ये सब्जेक्ट के बाद हम नहीं शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे इसमें तो नॉट आया नहीं है तो फिर इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? क्या राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, और फिर हेल्पिंग वर्ब राम के हिसाब से अनुसार क्या लगेगी? डज। डज को पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, डज राम, ठीक है ना। अब हमें लिखनी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी? जाता है, डज राम गो। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर केवल स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल देते हैं, क्या तुम प्रतिदिन दूध नहीं पीते हो? क्या तुम, एग्जांपल लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है क्या तुम प्रतिदिन दूध नहीं पीते हो? जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आया है तो क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? और सब्जेक्ट के अनुसार, तुम सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डू। तो डू पहले लिख दिया और फिर सब्जेक्ट लिख दिया हमने यू,
टू यू। अब इसमें नहीं शब्द भी आया है। जब नहीं शब्द आया है तो इस सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट लिखेंगे, डू यू नॉट। अब हमें पीना वर्ब उसकी अंग्रेजी, डू यू नॉट ड्रिंक। अब ड्रिंक के बाद वर्ब के बाद क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। क्या पीते हैं? क्या पीते हो? दूध। दूध क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले इसके बाद लिखेंगे, ड्रिंक के बाद क्या हो जाएगा? डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क। और फिर अब क्या रह गया? समय, प्रतिदिन। इसकी इंग्लिश बाद में लिखेंगे, डेली। और बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। समझ आ रहा ना इंटरोगेटिव वर्ड्स कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? अब हम एक बात और एग्जांपल लिखते हैं। अब ऐसे एग्जांपल देते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक है ना? और ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे पूरा और सारे सेंटेंस उदाहरण देखेंगे, जो आते हैं वो भी, जो नहीं आते हैं उनको भी देखेंगे। जैसे वह यहाँ क्यों आती है, सेंटेंस है वह फिर यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है। अब हमें क्या करना है? ये सबसे अलग है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों बाकी के बीच में आया है, ठीक है ना? और जब बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड तो हमें क्या करना है? जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, हेल्पिंग वर्ब जो पहले लिखते थे, स्ट्रक्चर क्या बताया था हमने? हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट बताया, और सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं शब्द आया है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो क्या करेंगे? कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे बस, और शेष स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, इस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देंगे। जैसे इस वाक्य की जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें जो क्यों शब्द बीच में आया है, इस क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई, ठीक है ना? फिर हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सब्जेक्ट क्या? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, तो वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लगेगी, वाई डज, ठीक है ना? वाई डज। अब यहां पर सब्जेक्ट लिखना है, वह सी, ठीक है ना? वाई डज सी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कम, फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब स्थान और रह गया यहां, इसकी इंग्लिश लिख देंगे, वाई डज सी कम हियर, और क्वेश्चन मार्क अलग है, इसको लगाना नहीं बोलेंगे, ये पंक्चुएशन मिस्टेक हो जाएगी अन्यथा, ठीक है ना? अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे तुम कौन सा विषय रात में पढ़ते हो, बाकी है तुम कौन सा विषय, तुम कौन सा विषय रात में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन सा विषय। कौन सा विषय की इंग्लिश क्या होगी? विच सब्जेक्ट, ठीक है ना? सबसे पहले विच सब्जेक्ट। अब फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार यू सब्जेक्ट है तो यहां पर डू, और फिर यू, विच सब्जेक्ट डू यू। अब वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। अब क्या रह गया? समय रह गया, ये बाकी के अंत में, इन द नाइट, ओके?
एक और एग्जांपल दें, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे विद्यार्थी कहाँ खेलते हैं, विद्यार्थी कहाँ खेलते हैं। अब जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर, और फिर हेल्पिंग वर्ब डू, विद्यार्थी बहुवचन है इसलिए डू, और फिर विद्यार्थी सब्जेक्ट, वेयर डू स्टूडेंट्स, और फिर खेलना क्रिया प्ले। अब एक एग्जांपल लास्ट में और देते हैं और फिर बात को, टॉपिक को खत्म करते हैं। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है ना, तुम्हें कौन पढ़ाता है, पढ़ाता है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट के लिए प्रश्न पूछा गया है कौन, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन, यही सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था। जब सब्जेक्ट पता करते हैं तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं, कौन या किसने। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो लेक्चर दिया था उसमें ये बात बताई थी। अब यहाँ पर वही प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट पूछा गया है, तो फिर वो सब्जेक्ट है अपने आप। तो ये सब्जेक्ट लिख लेंगे हम हु। अब ये प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में ये जो सब्जेक्ट है ये गायब हो गया, यही क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो फिर ये असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरह से बनेगा। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम नहीं लिखते हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि फिर असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है और फिर वर्ब में ही एस लगा देते हैं। और अगर नहीं शब्द आया है तो फिर डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे अब ये बात हो गया, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हम क्या कर देंगे, हु टीचर्स यू, हु टीचर्स यू, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर यहां पर ये होता तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, अगर हम इसको इस तरह से लिखा होता वाक्य को, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। अब जब हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, हु लिखेंगे पहले, और फिर जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे डू और डज का यूज करते हुए नॉट का यूज करना, उस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। हु डज नॉट टीच यू। अब फिर ऐसे ही हटा दिया हमने, हु डज नॉट टीच यू। इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब मैं एक्सरसाइज इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तीन का निशान जो बन रहा है साइड से नीचे की ओर, वहां पर टिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज और मिल जाएगी। एक्सरसाइज जरूर करना। सुना है ना, मैंने एक बात कही थी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण होता है। जितना ज़्यादा हम ट्रांसलेशन करेंगे उतने ही ज़्यादा हम सीखेंगे, और खुद सीखेंगे, अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। ठीक है ना, सब पढ़ें सब बढ़ें, सरकार का जो स्टेटमेंट है। आप अपने मित्रों को भी वीडियो उन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ हमारी बात समाप्त होती है। थैंक्स।